हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी, 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन करे थे। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी उन 2 पॉइंट्स में, जो अकाउंटिंग के हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। क्या नाम था? एक का था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरे का नाम, चलो खैर वो तो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ एजम्पशन से रिलेटेड बातें बोली थी। आज उसी पॉइंट को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, हम यहाँ पर अकाउंटिंग अजम्पशन का नाम देकर उसके फंडामेंटल समझेंगे कि वो उसके फंडामेंटल एक्चुअल में क्या है। तो 3 फंडामेंटल मेनली मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इनको एक्सप्लेन करने के साथ ही हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों, गोइंग कंसर्न। देखो, वैसे तो मैं इसका मतलब आपको लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एग्जाम्पल वहाँ पर दिया था कि जब भी हम किसी बिजनेस को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमारे दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट ये रहता है कि हम इस बिजनेस को हमेशा चलाएंगे। वहाँ पर कभी भी हमारे एक पल के लिए माइंड में ये नहीं आता कि हमारा बिजनेस ये बंद होगा। तो यही उसका मतलब है गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब है चलते रहना, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है इसका बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, गोइंग कंसर्न, बिजनेस विल कंटिन्यू, यहाँ लिखा है फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। तो सिंपल, अगर गोइंग कंसर्न को आप ध्यान में रखोगे तो आपको सिंपल लैंग्वेज में ये माइंड सेट कर लेना है कि बिजनेस हमारा हमेशा चलता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। और उसको कभी भी मतलब कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं होती किसी के भी दिमाग में कि इसको बंद करा जाए। ठीक है, अब मान लो ये मेरा बिजनेस है और ये मैंने जब भी इसको ओपन करा तो मैंने एक पल के लिए भी दिमाग में ये शब्द नहीं लेकर आया कि मेरे को इसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद बंद करना है। मैं तो ये सोच कर चल रहा हूँ ये हमेशा चलता रहेगा बिजनेस। ठीक है, तो अब इस चीज़ से कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ये गोइंग कंसर्न का जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं इसको ना करें तो इस चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? तो इस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा दो पॉइंट्स पर, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन करे थे और आपने समझे थे। पहला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा पॉइंट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? तो मैंने लिखा है, देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड बिकॉज ऑफ दिस ओनली। हमेशा 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 गोइंग कंसर्न पॉइंट की वजह से, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक डिफरेंस करने में मदद मिलेगी। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगी सर? देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें मैंने कौन सी बताई थी? जिनका बेनिफिट हम 1 साल के अंतर्गत ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी की सैलरी देनी है। अब मेरे पास कोई जॉब कर रहा है तो हर महीने मेरे को उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। उसने काम करा, मैंने उसकी सैलरी पे कर दी। तो ये मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो किस नेचर का था? रेवेन्यू नेचर का। भाई 1 महीने से ज़्यादा हो सकता है, मैं 2 महीने की बात दे दूँ, 3 महीने की बात दे दूँ, 4 महीने, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा के लिए थोड़ी रुकेगा मेरे पास एम्प्लॉई। उसको तो चाहिए। अब जैसे यहाँ मैं क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ का जो रेंट है वो मेरे को मंथली पे करना पड़ेगा। तो आपको ऑल ओवर मैंने एक्सप्लेन करा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें वो होती हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंतर्गत मिल जाता है। बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ऐसी चीज़ें जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी फिक्स एसेट परचेज कर ली तो खर्चा तो हुआ, लेकिन मैंने फिक्स एसेट अपनी परचेज करी है तो उसका बेनिफिट मुझे 1 साल, 2 साल, मैंने 3 साल, 4 साल, 5 साल, लंबे समय के लिए मैंने परचेज करी है, मोटा अमाउंट मैंने खर्च करा है, इसीलिए मैं उसको कौन सी कैटेगरी में डालता हूँ? कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में। अब एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं गोइंग कंसर्न को। अगर मैंने बिजनेस आज ओपन करा और बिजनेस आज ओपन करने के बाद मैंने ये सोच लिया कि आफ्टर 5 डे मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा, तो फिर मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या? फिर तो इनका कोई मतलब और कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। भाई मैं जब 5 दिन बाद बिजनेस को बंद ही कर दूंगा, और ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये 1 साल के अंतर्गत बेनिफिट के लिए होती हैं, और ये जो है 1 साल से ज़्यादा वाली चीज़ों के लिए होते हैं, उसके बाद का भी बेनिफिट हमें दे सके, तो इनका तो कोई महत्व रहेगा ही नहीं। तो सबसे मेन पॉइंट इस प्रिंसिपल का ये आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करने में हमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मदद करता है। तो सिंपल पॉइंट था, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहती है अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, ऐसा हम मानते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सिलेक्टेड, एक बार आपने जो भी रूल सिलेक्ट कर लिया, जो भी रूल अडॉप्ट कर लिया, आप उसको ही कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करते रहोगे। मान लो आपने अपना नियम बना लिया
कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, तो आपको डेली अगर 7 बजे उठ रहे हो, उसी टाइम सेम टाइम आप डेली 7 बजे उठ रहे हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। वैसे तो ये वर्ड से भी आपको पता होगा, मतलब इसका समझ आता होगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसका सर अकाउंटिंग में कहाँ यूज होता है, तो दिस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में भी चेंज होने। अच्छा, ये तो चेंज होने वाली बात आ गई, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने सेकंड चैप्टर में इसका मतलब समझा था। हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, फिक्स एसेट, जो भी हमारी एसेट होती है उनके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू में गिरावट होती है। हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, कोई भी एसेट हो सकती है। इसको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास SLM मेथड, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास WDV मेथड, जिसे हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब दोनों ही मेथड में फ़र्क है, कोई इसको यूज़ करता है, कोई इसको यूज़ करता है। हालांकि कैलकुलेट हमें डेप्रिसिएशन ही करना है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जैसे आपके पास कहीं एक जगह जाने के दो रास्ते हैं, एक ये है और एक ये है। आप चाहे इससे जाएं, आप चाहे इससे जाएं, अब कंसिस्टेंसी तो वहाँ पर होगी ना, वहाँ पर मानी जाएगी जहाँ पर आप हमेशा पहुँचने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा SLM मेथड का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट को पूरा पूरा माना जाएगा कि आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ आप इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी। अच्छा, क्या हम कि इस एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, पर्टिकुलर इस मेथड को अप्लाई करते करते क्या फ्यूचर में चेंज कर भी सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारा नियम कहे तो, अगर हमारा कानून ये कहे कि आपको हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो SLM मेथड से करना है। और ये बहुत सी चीज़ों में अलग अलग तरीके से अप्लाई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है डेप्रिसिएशन के अंदर हो। तो अगर हमारा कानून कहता है कि आपको आज से WDV मेथड फॉलो करना है तो आपको WDV करना पड़ेगा, और अगर कानून ये कहता है कि आपको SLM मेथड फॉलो करना पड़ेगा तो आपको SLM मेथड फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, हर व्यक्ति को घर से मास्क पहनकर निकलना है, ठीक है, अगर वो निकलता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस में। या फिर ये बोला गया था हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज दूर खड़े होना है। तो ये क्या हो गया था, कानून हो गया था, सबको ये फॉलो करना था, तो सब फॉलो भी कर रहे थे। तो अगर हमारा कानून कहता है कि अपने नियम को चेंज करो, जिस रूल को तुम अप्लाई कर रहे हो उसको चेंज करो, तो वहाँ करना पड़ेगा। दूसरा, इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, ये भी एक तरीके का कानून होता है, ये भी एक तरीके का क्या है, कानून है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके कानून है जो अकाउंटिंग के लिए बनाए गए हैं। अब ये बनाए किसने हैं सर, ICAI, ठीक है, ये इस अकाउंटिंग के कानूनों को बनाने का काम करती है, ये एक ऐसी संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं, आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं और इससे आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको, अगर आप चाहेंगे आपको मेथड चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपने 3 चीज़ें देखी यहाँ पर, ठीक है, आपको 2 पॉइंट दोनों के दोनों अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्रूवल। अब एक्रूवल क्या होता है सर, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन दे सेटल टेक प्लेस। मान लो आपका ये बिजनेस है, ठीक है, आपने किसी से कोई चीज़ परचेज करी, मान लो इस व्यक्ति से आपने बिजनेस के अंदर कोई कच्चा माल खरीदा, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, मान लो शूज़ बनाते हैं तो उसके लिए आपने लेदर परचेज कर लिया, ठीक है, लेदर। अब लेदर तो आपके लिए गुड्स हो गया। अब लेदर आपने परचेज करा किस डेट को, 4 अप्रैल को। अब आप पेमेंट कर रहे हैं इस लेदर परचेज करने की 30 अप्रैल को। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको जो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी अपनी अकाउंट्स की किताबों में, अपनी अकाउंटिंग की किताबों में, जो अब अकाउंटिंग की किताब कौन सी थी जिसमें हम रिकॉर्ड करते थे, उसका नाम था जर्नल। आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है वो 4 अप्रैल की करनी है या 30 अप्रैल की करनी है। ऑब्वियसली बच्चों, जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करते हैं हमें उसी डेट की क्या करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर किस डेट की रिकॉर्डिंग होगी, 4 अप्रैल की रिकॉर्डिंग होगी। तो ही एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल प्रिंसिपल मेरा यहाँ पर फॉलो हो पाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तीनों पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे आपसे आगे ये कुछ फीचर्स और नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।